नॉट फील इन्फीरियर टू एनीवन, डोंट कंपेयर टू एनीवन। आपका स्ट्रगल आपका है, यू आर इनटू डिफरेंट सिचुएशंस, हर एक का टेक्निक अलग होता है और इस एग्ज़ाम का ब्यूटी ही ऐसा होता है कि हर एक को चांस मिलता है। आपके पिताजी का जो अभी मैंने बताया, जो आपने मुझे पहले बताया था, ये वर्क कब उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरह की वहाँ परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं उनको? हमारा कम्युनिटी है वो लोहार और सुथार विश्वकर्मा जो कम्युनिटी है उसमें बिलोंग करता है। मेरे पापा ने 2010 ऑनवर्ड्स अपना कारपेंटरी का काम छोड़ के फैब्रिकेशन का काम स्टार्ट किया था। आई हैव सीन वीडियो विच यू शोड, Yes. यू खुद वेल्डिंग कर रहे हैं, खुद Yes. उठा रहे हैं। Really, I must salute him. How was your experience at Next IAS? माई GS फाउंडेशन इज़ बिकॉज ऑफ नेक्स्ट IAS। मेरा जो स्ट्रेंथ बना है वो नेक्स्ट IAS की वजह से, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे UPSC टॉपर से मिलाना चाहता हूँ जिनका बैकग्राउंड बहुत इंस्पिरेशनल है और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, वीक बैकग्राउंड से आते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। स्मित पंचाल, जो कि इस बार रैंक 30 है सिविल सर्विस 2024 में, और इनका ये सेकेंड अटैम्प्ट था। पॉलिटिकल साइंस इनका ऑप्शनल है। अहमदाबाद के रहने वाले हैं, गुजरात के, और इनके पिता वो एक बहुत ही सामान्य वर्ग के और इस जो ब्लैक स्मिथ जिसको कहते हैं, लोहार का काम करते हैं और छोटी जगह में रह करके फैब्रिकेशन का, जैसे वेल्डिंग का काम है, ये सब करते हैं। और उनके जो बैकग्राउंड में जो कठिनाइयाँ हैं वो जब आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत स्ट्रगल रहा होगा इनकी इनिशियल लाइफ में। अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो ये मुझे स्मिथ बता रहे थे कि ये जो कपड़े भी पहने हैं, जो घड़ियां हैं, वो भी उनके गिफ्टेड हैं, और जो ये दिल्ली तैयारी करने के लिए भी आए वो भी किसी ने स्पॉन्सर किया। तो ऐसे हम्बल बैकग्राउंड वाले पर्सन से, जो बहुत ही एक आप ये कह लीजिए कि मिडिल क्लास नहीं बल्कि बिलो मिडिल क्लास या लोअर क्लास से आते हैं, और उस बैकग्राउंड से सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 30, और वो भी इनकी कैटेगरी में OBC में बहुत अच्छी रैंक है, एंड ही इज़ नाउ IAS। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस स्मिथ। और जो बैकग्राउंड आपने मुझे बताया वो जान करके मुझे बहुत खुशी भी हुई, और साथ में ये लगा भी कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, और खुशी इस बात की कि आपने इन सारी परेशानियों की बाधाओं को पार करते हुए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा, और आपने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, और क्रैक भी इतने अच्छे रैंक से किया कि दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रैंक्स। तो इसमें यहीं से बात करते हैं कि आपके पिताजी का जो अभी मैंने बताया, जो आपने मुझे पहले बताया था, ये वर्क कब उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरह की वहाँ परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं उनको? एक्चुअली हमारा कम्युनिटी है वो लोहार और सुथार विश्वकर्मा जो कम्युनिटी है उसमें बिलोंग करता है। मेरे पापा ने 2010 ऑनवर्ड्स अपना कारपेंटरी का काम छोड़ के फैब्रिकेशन का काम स्टार्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली वी गॉट टू नो कि उनको एक मेडिकल कंडीशन है और ACM बोलते हैं उसको, और 2011-12 के दौरान उनको ऑपरेट करना पड़ा, और डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे दी थी कि ही इज़ ऑन बॉर्डर लाइन पैरालाइज्ड, ही वॉज अबाउट टू गेट, अगर सर्जरी नहीं होती तो ही वॉज टू बी पैरालाइज्ड। तो उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दे दी थी कि डू नॉट लिफ्ट वेट्स, बट अनफॉर्चुनेटली जो कंडीशंस ऐसी है, यू हैव टू प्रोवाइड फॉर फैमिली। तो मेरे पापा ने कंटिन्यू किया क्योंकि देयर वाज नो अदर अल्टरनेटिव लाइवलीहुड फॉर हिम। तो उन्होंने डिस्पाइट हैविंग सच फिजिकल पेन, ऐसा होता था कि ही कैन नॉट स्लीप विदाउट स्लीपिंग पिल्स, और उनका एक साइड का पूरा बॉडी एवरी डे इट बर्न्स 24/7। ऑफ दैट ही हैज बीन वर्किंग। Yes. और वो भी ये जो लोहार का काम है, जो फैब्रिकेशन का, इसमें वेट भी उठाना पड़ता है। एंड आई हैव सीन वीडियो विच यू शोड, Yes. कि वो खुद वेल्डिंग कर रहे हैं, खुद Yes. उठा रहे हैं। रियली आई मस्ट सल्यूट हिम। और आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है। इस चीज़ को मैं ऐसे देखता हूँ, जैसे मैं भी फार्मिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, और इनिशियल डेज में मैं भी इनिशियली पोस्टर चिपकाता था अपने टीचिंग के लिए, स्टूडेंट्स को लाने के लिए। तो ये हमारे लिए कई बार एक स्ट्रगलफुल पीरियड होता है, लेकिन एक समय के बाद फिर ये लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनता है। तो आपने जब अभी एग्ज़ाम लिखा तो आपने अभी अपने फादर को हेल्प किया आपने उनके जॉब में? एक्चुअली जब ये पाथ चूज़ किया तो एवरीवन वाज आस्किंग कि ये क्यों कर रहा है, आई कुड हैव डन समथिंग बेटर कि इंजीनियरिंग करके एटलीस्ट प्रोवाइडेड हिम सपोर्ट। पर मेरा एक विजन था कि कुछ ऐसा प्रोवाइड करूँगा कभी ना कभी कि ही विल बी हैप्पी। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो आई वॉज सो डिसहार्टन कि क्या कर दिया मैंने, कि मेरे पापा को मैं सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा, आई हैवंट इवन क्लियर्ड। तो जब सेकंड में भी, इवन आफ्टर क्लियरिंग मेंस एंड इंटरव्यू, जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया था,
आई वॉज वेरी श्योर कि अभी मेरे को आगे का अटेम्प्ट नहीं देना. सिंस लास्ट 3 months आई वॉज वर्किंग इन माई फादर शॉप. मैं बहुत डिसाइड आप खुद काम कर रहे थे हाँ, शॉप yes. में बैठ रहे थे? यस यस. अरे वाह. तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब आई थिंक ही नीड्स मी, क्योंकि रिसेंटली उनका एक पैर का लिगामेंट भी टूट गया था. लेफ्ट नी में उनका लिगामेंट टूट गया. फिर आई थिंक उनको वो बोल तो नहीं पा रहे थे, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि नाउ ही नीड्स सपोर्ट. तो इसकी वजह से मैंने सोच तो लिया था, बट गॉड हैड डिफरेंट प्लान एंड ही प्रोवाइडेड मी विथ सच अ गुड रैंक. तो आई थिंक जो भी डेफिनेटली गॉड इज वेरी काइंड एंड स्पेशली द डिजर्विंग स्टूडेंट्स दे ऑलवेज अचीव देयर गोल. तो आपने मुझे ये भी बताया था कि जब आप दिल्ली आए तैयारी करने के लिए, तो यहाँ भी अफोर्डेबिलिटी एक चैलेंज था, तो आपको किसी ने हेल्प की और आपको किसी ने स्पॉन्सर किया? आई थिंक मेरे बड़े पापा का लड़का है. ही एक्चुअली वी आर द फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स नाउ. तो मेरे बड़े पापा का लड़का ही बिकेम द डॉक्टर, द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ फैमिली. हाँ, बड़े भैया. तो ही ऑलरेडी हर तरीके से वो सपोर्ट करता था. ही इज़ माई कज़िन, बट कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि मैं फर्स्ट कज़िन हूँ. हमेशा सगे भाई के जैसा है. तो ही स्पॉन्सर्ड द होल दिल्ली एक्सपेंसेस की, कोचिंग से लेके रहने पीने खाने का. तो आई हैव बीन मतलब ये बहुत ही भगवान की दया है कि मुझे ऐसा भाई मिला. हाँ बिल्कुल. मतलब ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने इतना हार्डवर्क किया और ऐसे भाई जिन्होंने इतना सहयोग किया, रियली इंस्पायरिंग. आपके ब्रदर को भी मैं नमन करूँगा. और स्मिथ, अभी जो जिस तरह की आपकी फादर की जो फेज है, अब तो उनको आप आराम दोगे. अब समय आ गया है जब वो आराम करें और आप काम करो. अब आप अपनी सर्विस में जाएंगे. ये सब करने का पर्पज़ ही यही था कि एक वॉलंटरी रिटायरमेंट दे पाऊँ, कि फाइनली ही कैन रेस्ट प्रॉपरली एंड रेस्ट विथ सेटिस्फैक्शन कि चलो मेरे बच्चे ने कुछ किया. एंड देन यू स्टार्टेड जर्नी. तो आप दिल्ली आए, तो यू वाज अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट आईएएस फाउंडेशन कोर्स. तो आपने जो प्रिपरेशन की, सोर्सेस ऑफ स्टडी में क्या क्या फॉलो किए? सर पहले जैसे मैंने बताया 10th के बाद 2-3 साल तो आई वॉज नॉट गाइडेड वेल, क्योंकि मैं हैपहज़ार्ड मैनर में स्टार्ट किया था. इंटरनेट से कुछ मिला, क्योंकि गुजरात में ना ये स्टैंडर्ड मटेरियल थोड़ा कम मिलता था कंपैरेटिवली. तो उस टाइम पे इंटरनेट का यूज़ किया, थोड़ा बहुत पढ़ा, बट स्टिल इट वाज हैपहज़ार्ड. कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था. कॉलेज के बाद आई डिसाइडेड कि दिल्ली जाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं. एंड दिल्ली में भी मुझे सबसे ज़्यादा नेक्स्ट आईएएस अट्रैक्ट किया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ थे, और मुझे जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का था वो बेटर लगा कि ओपन है थोड़ा. तो आई चोज नेक्स्ट आईएएस. और उसके बाद मैं ऐसा सच में बोल सकता हूँ कि माई रियल प्रिपरेशन स्टार्टेड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस. फिर मैंने ऑर्गेनाइज्ड अपने क्लास नोट्स थे, और उसमें जो भी पढ़ाता था डेली रिवाइज करना. उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव मेरे नोट्स बन गए, जिससे मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि जीएस पार्ट वाज माय जो मेरा स्ट्रेंथ हो गया, उसका श्रेय नेक्स्ट आईएएस को ही जाता है. क्योंकि उसमें मेरा जैसे साइंस एंड टेक, द सब्जेक्ट विच हॉन्ट्स एवरी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, वो मेरा स्ट्रेंथ बन गया. थैंक्स टू आईएएस सर, उन्होंने बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स में समझा दिया. और इसी तरह से इकोनॉमी है या फिर एनवायरनमेंट है, एपी सिंह सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा. तो जो रियल प्रिपरेशन है वो यहाँ फाउंडेशन कोर्स के बाद ही स्ट्रेंथन हुआ. तो सोर्स ऑफ स्टडी को लेकर के, एक तो जैसे आपने क्लासरूम नोट्स की बात कही, क्या ये नोट्स सफिशिएंट थे या डिड यू आल्सो गो फॉर बुक्स रीडिंग? क्या होता है कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जैसे हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो हम बहुत मैकेनिकल पढ़ने जाते हैं. वी कैन नॉट सी द एसेंस. और वो रीज़न क्या है, जैसे मैं लक्ष्मीकांत बहुत टाइम से पढ़ रहा था, आई यूज्ड टू मग अप अ लॉट, बट वो रीज़न क्या है उसके पीछे का. तो दैट हेल्प, जो टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, दैट हेल्प्स टू क्रिएट कि ये जो प्रिपरेशन है उसको मैकेनिकल कम बनाए और उसका एसेंस समझे. क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो उसका लॉन्ग टर्म आपको रिटेंशन रहता है. तो मेरे जो स्टार्टिंग में ये जो क्वेश्चन, जब सेल्फ स्टडी करता था तो बहुत क्वेश्चन उठते थे पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था. तो क्लासरूम में वो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, तो उसके बाद ऐसा लगा कि नाउ द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, द फाउंडेशन इज क्लियर. तो उसके बाद उसके ऊपर मैं बिल्डअप कर पाया एंड आई हैव गॉट द गुड रैंक दिस ईयर. राइट. फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया था, तो उस समय और जो सेकंड अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस ऑफ स्टडी रहा? मतलब व्हाट डिड यू चेंज एनी सोर्सेज आल्सो और यू प्रैक्टिस मोर? व्हाट एक्स्ट्रा यू डिड? जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स सीसेट की वजह से नहीं हुआ. 2023 एवरीवन नोज सीसेट थोड़ा टफर साइड पे था, और ऑलरेडी मैं ह्यूमैनिटीज से था, तो
कंपैरेटिवली मैंने जैसे मेरा जो प्राइमरी स्टडीज़ हुआ है वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में गुजराती मीडियम में हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा चैलेंज ये रहता था कि क्वेश्चन मुझे ना इंग्लिश में समझ ही नहीं आता था। अच्छा। तो सीसेट में मैं फर्स्ट ईयर में थोड़ा पहले लगा कि हो जाएगा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रह के मैंने थोड़ा कम प्रैक्टिस किया। मेरा दोस्त बोलता रहता था मुझे कि तू कर ले, थोड़ा देख ले, बट मैंने सोचा कि जीएस तो स्ट्रेंथ है तो सीसेट को हो जाएगा, तो थोड़ा ऐसा लाइटली लिया, तो उसकी वजह से मुझे एक साल मुझे गंवाना पड़ा। बट सेकेंड ईयर में आई वॉज वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। मैंने अपना थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज किया सीसेट, क्योंकि जीएस मुझे लगता था आई कुड मैनेज वेल, और मैंने मैनेज भी किया है। जो स्ट्रेटजी चेंज किया वो सीसेट के रिगार्डिंग किया। आई फोकस मोर ऑन PYQs, क्योंकि PYQs से मुझे बहुत सारे थीम्स ऐसे मिल गए जो रिपीट भी हो रहे हैं, उनका मेथड जो पूछ रहे हैं वो भी रिपीट हो रहा है, और इवन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसकी थीम्स भी रिपीट हो रही थी। तो मैंने ऐसा सोचा कि रोज़ 2 से 4 दोपहर में जो टाइम है अपना सीसेट का, उसी टाइम पे मैं एवरी डे लास्ट 2 मंथ्स जब प्रीलिम्स के पहले एवरी डे आई यूज्ड टू स्टडी दैट, और PYQs पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, एंड दैट हैज़ हेल्प मी। गुड। राइटिंग को लेकर के, मतलब राइटिंग स्किल को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसर्न रहते हैं। मेंस के फेज में आपने अपने वैल्यू एडिशंस कैसे किए, और क्या कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज फॉर मेंस भी पढ़ना पड़ा, या यू जस्ट केप्ट ऑन बिल्डिंग अप ओवर द फाउंडेशन कोर्सेज? जैसे जो फाउंडेशन कोर्स के नोट्स होते हैं दैट इज वो कंपाइल्ड होते हैं प्री कम मेंस के होते हैं। नाउ आफ्टर द क्लासेस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू डिवाइड द नोट्स इनटू 2 पार्ट्स, कि जैसे प्रीलिम स्पेसिफिक पार्ट है उसको अलग करो, मेन स्पेसिफिक पार्ट। तो उससे क्या होगा कि इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, कि जब नोट्स पढ़ने बैठोगे ड्यूरिंग प्रीलिम्स टाइम तो आप उतना ही इंपॉर्टेंट पढ़ोगे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जो क्लास नोट्स थे आई मेड इट वेरी ईजी कि मैं दोनों का डिवाइड कर लेता था। एंड रिगार्डिंग वैल्यू एडिशन पार्ट, तो ड्यूरिंग मेंस ऑलरेडी टाइम बहुत कंस्ट्रेंट रहता है, 90 दिन होते हैं, उसमें यू हैव टू रिवाइज जीएस, ऑप्शनल, एवरीथिंग। तो मुझे एक सोर्स लगा था कि विच एवरीवन विल अग्री कि सबसे ज़्यादा वैल्यू एड होती है, वो है टॉपर्स के आंसर कॉपीज़। जो पास्ट ईयर के टॉपर्स थे उनके मैं आंसर कॉपीज़ डेली देखता था। लंच और डिनर में मेरा यही काम रहता था कि साथ साथ में मैं टॉपर्स, क्योंकि मेरा ऐसा सोचना था कि व्हेन टॉपर इज राइटिंग सम आंसर, तो उसने 20-25 पेज जो पढ़े होंगे उसको उसने राइट करते टाइम फिल्टर आउट किया होगा, और उसको जो बेस्ट लगा होगा तभी उसने लिखा होगा। तो मैं रिवीजन के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए वो देखता था कि उसके बेस्ट पॉइंट में से मुझे जो नहीं आता वो मैं ऐड कर लेता था। और इसके अलावा मल्टीपल जैसे कंपाइलेशन, इवन द नेक्स्ट IAS MTS हैज़ हेल्प मी इन वैल्यू एडिशन। तो ऐसे मैं वैल्यू ऐड कर पाया था और GS को मैनेज किया था। अच्छा, many students they nowadays prefer to study from home. They go for the online resources. But you came Delhi all the way from Gujarat. Yeah. तो आपको यहाँ का environment कैसा लगा? And was there any difference in the self study at home and study in Karol Bagh, Rajendra Nagar? I think कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, I would not deny that. बट वॉट वॉज इन माई केस कि मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया था। मैंने अर्ली स्टार्ट किया, फिर भी मुझे कभी सीरियसनेस लगा नहीं था कि, क्योंकि आसपास कोई मिला नहीं मुझे ऐसा। यहाँ पे फ़ायदा ये लगा मुझे कि इट इज़ अ वेरी कॉन्सनट्रेटेड प्लेस, कि यहाँ पास्ट स्टूडेंट्स भी हैं, नए भी आ रहे हैं, प्लस इट इज़ वेरी ईजी फॉर स्टूडेंट कि आपको कुछ क्वेश्चन आया तो सॉल्यूशन मिलने के चांसेस बहुत बढ़िया रहते हैं। बट स्टिल ऐसा कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं है कि यहाँ ही हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर मोटिवेशन, आपका गोल, आपके सेल्फ डिसिप्लिन पे भी है। बट फॉर मी दिल्ली हैज़ वर्क अ लॉट, जो भी मैं आज हूँ इसी की वजह से हूँ। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स व्हेन द स्टूडेंट्स लिव हियर, दे फेस फूडिंग, लॉजिंग। क्या ये एक इतना बड़ा चैलेंज बनता है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है? सर इनिशियल डेज में जब आते हो तो यू लीव योर होम, जहाँ पे आपको खाना मिल जाता है अच्छे से, रहने पीने खाने का सब व्यवस्था रहती है। बट व्हेन यू कम हियर तो आपको पहले तो रहने का ढूंढना, उसमें भी यू गेट कंजेस्टेड रूम्स प्लस खाने का, टिफ़िन का, सर्विस का। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ही मेरे लिए तो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था कि कहाँ आ गया हूँ मैं, कैसे करूँगा, हाउ विल आई मैनेज। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमारा गोल एकदम निश्चिंत होता है, मतलब हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इसके लिए मैं आया हूँ, तो क्लियर हो जाते हैं ये सब ना। थोड़े स्ट्रगल
छोटे लगने लगते हैं जब हम अपने माँ बाप को देखते हैं। जब मेरे पापा को मैं देखता था कि डिस्पाइट हैविंग फिजिकल प्रॉब्लम्स, जो भी उनके हेल्थ की इश्यूज है, फिर भी वो लगातार करते रहते थे मेरे लिए, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। तो मुझे भी शर्म आती थी कि वाई वुड आई कंप्लेन, कि जब वो कभी कंप्लेन नहीं करते। तो यही है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप मैनेज कर पाते हैं और आपका गोल है तो दिस थिंग्स विल बी वेरी स्मॉल फॉर यू। और मुझे तो ऐसा लगा कि इसको आप एंजॉय करें, क्योंकि ये फेज़ वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो फेज़ है इसी से आपकी पर्सनालिटी, आपका कैरेक्टर और आपकी लाइफ बनने वाली है। दैट्स ग्रेट। इंटरव्यू इज़ द लास्ट फेज, और इंटरव्यू में आपका जो एक्सपीरियंस रहा एक्चुअल फाइनल वहाँ पर, और उसके पहले जब आप यहाँ पर मॉक इंटरव्यू दे रहे थे, तो वाज देयर ए बिग डिफरेंस और इट वाज अ सिमिलर इन द रेंज? आई थिंक मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प करते हैं, बट वी कैन नॉट से कि 100% रेप्लिकेशन, क्योंकि इंटरव्यू स्टेज इज़ वेरी अनसर्टेन। वहाँ बोर्ड किस मूड में क्या पूछने वाले हैं, वेदर दे विल आस्क फ्रॉम योर डेफ और नॉट, इट इज़ वेरी अनसर्टेन। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इंटरव्यू, क्योंकि हम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं बट स्टिल वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्या उस दिन का उन लोगों ने क्या पढ़ा है। तो फॉर मी मॉक इंटरव्यूज़ हेल्प इन अ वे कि मैं अपना मेंटल एबिलिटी उस हिसाब से मैं मोल्ड कर पाया कि आई कुड प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटीज़ कि, और काफ़ी सारे ऐसे मेरे क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी हो गए मेरे जैसे रियल इंटरव्यू में और मॉक इंटरव्यू में, दोनों में मुझे ऐसा इस एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था कि वाज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वेस्ट ऑफ मनी। सो दैट हेल्प मी, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, तो आई कुड आंसर वेरी वेल, तो दैट कुड हैव लेफ्ट गुड इम्प्रेशन दैट। तो और मेरे तो जैसे इंटरव्यू में एक्सपीरियंस ऐसा था कि माई इंटरव्यू स्टार्टेड विथ what do you think about commercialization of space sector? Now if you see my def, I am a humanities student, so I have done my BA in political science. There is no relation with space technology as such, but see the thing is interview में आपको management सीखना पड़ेगा, stress management और emotional management, right? So I gathered myself, और जैसे हम GS में पढ़ते ही हैं तो we have some thoughts, peripheral knowledge इतना vast हो जाता है UPSC में। तो मैंने फिर जीएस का जो भी नॉलेज मेरे को था, मैंने थॉट्स फटाफट गैदर किए एंड आई कुड आंसर इट। बट मुझे यही लगता था कि अगर उस टाइम पे मैंने इमोशंस को मैनेज नहीं किया होता और फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट दिख जाता, तो दैट कुड हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द होल इंटरव्यू। बट वो 5 मिनट्स जो मे बी दे वर चेकिंग कि ये अनसर्टेनिटी को झेल पा रहा है कि नहीं, सो दैट देन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आएगा। लास्ट क्वेश्चन के बाद मुझे ऐसा लगा आस्क मी मोर, सो दैट वाज द बहुत कॉर्डियल एक्सपीरियंस था। अब मैं थोड़ा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमी, तो जनरल स्टडीज। तो इकोनॉमी को आपने क्या सोर्सेज स्टूडेंट को सजेस्ट करोगे और आपने क्या क्या फॉलो किया? स्टार्टिंग में सब हैप्पीजार्ड था, तो एक सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड हो गया था बट बाकी के बहुत वीक रह गए। फिर मैंने फाउंडेशन में विभास सर के भी क्लासेस किए, तो उससे क्या हुआ कि इकोनॉमी का वास्ट सब्जेक्ट है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो आई कुड मैनेज द पिलर्स। मैंने पूरा जो सिलेबस था उसको पिलर्स में डिवाइड कर दिया कि जैसे मनी एंड बैंकिंग वाला है तो उसको एक पढ़ना है, फिर एक एग्रीकल्चर वाला है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है। सो बड़ा पहले बहुत बड़ा सिलेबस लगता था, बट आई कुड ब्रेक डाउन इट और उसकी वजह से मैनेज करना ईजी हो गया था। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी बिकेम माई स्ट्रेंथ, जो पहले सबको वीकनेस ही लगती है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है। तो इकोनॉमी, दैट इज व्हाट यू टोल्ड द सोर्सेज कि इनको फॉलो करा और नोट्स के ऊपर बिल्टअप कर लिया। देन कमिंग टू द ज्योग्राफी। सर ज्योग्राफी में तो क्लास नोट्स है यहाँ पे, सिकंदर सर का इंडियन ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी में भी यस प्रशांत सर, दैट हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि उसमें भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, फिजिकल ज्योग्राफी फिर इंडियन ज्योग्राफी, तो उससे थोड़ा इजी हो गया था। ज्योग्राफी वाज ऑलवेज माय फोर्टे, कि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है तो ज़्यादा एफर्ट्स इतने। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट आईएएस में जैसे हम लोग मॉड्यूल वाइज टीचिंग करते हैं, वी डिवाइड वन सब्जेक्ट इनटू 2-3 मॉड्यूल्स और इवन मोर मॉड्यूल्स, तो मॉड्यूल में स्टडी में आपको ज़्यादा बेटर लगा या एज ए होल सब्जेक्ट चैप्टर 1 to चैप्टर लास्ट बिकम्स द ईजियर? नहीं सर, मॉड्यूल से बहुत हेल्प होती है। इफ़ यू डिवाइड द होल सब्जेक्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स तो ये बहुत डूएबल लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या है कि इतना सब्जेक्ट सिलेबस देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू स्टूडेंट्स माइंड इज ये इम्पॉसिबल है, ये मेरे से होगा नहीं। मॉड्यूल से ये होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में करोगे, यू विल ऑल्सो फील कि एक मॉड्यूल ख़त्म हुआ तो यस
आई हैव अचीव्ड समथिंग। और आपका एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्डिंग ब्लॉक्स के जैसा है मॉड्यूल्स, तो आपकी प्रिपरेशन का फाउंडेशन बहुत बढ़िया बनता है। एक्चुअली हम लोगों ने जब ये मॉड्यूल डिवाइड किए तो वी टुक लॉट ऑफ द फीडबैक फ्रॉम द टॉपर्स कि व्हाट विल बी द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी, एंड देन आवर टीचिंग टीम एंड द टॉपर्स फीडबैक हम एक साथ डिस्कस करके देन वी डिवाइडेड द डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर ईच सब्जेक्ट। यस कमिंग टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस टेक तो बहुत ही इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, नया है, सो व्हाट सोर्सेज यू फॉलोड फॉर दैट? सर साइंस एंड टेक मैंने सारे का सारा यहाँ आके ही किया है, बिकॉज एज आई सेड मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया है। तो साइंस एंड टेक तो ऐसा था कि ठीक है देखेंगे क्या करना है, आई यूज्ड टू थिंक आई विल स्किप इट, बट देन आई मेट मिस्टर अयाज सर और सर ने लाइफ बहुत इजी कर दी, क्योंकि मेरा जो वीकनेस था उसको स्ट्रेंथ बना दिया। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट को साइंस इतना आसानी से पढ़ा दिया कि आई वॉज लाइक बिफोर मैं कभी ऐसा टर्म्स भी यूज़ नहीं करता था कि मैं घूमते घूमते न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी उसके बारे में बातें करता रहता था। तो साइंस तो सर यहाँ क्लासरूम में ही आई बिल्ड इट, और उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मेरा प्रीलिम्स में भी हमेशा वो स्ट्रेंथ रहा है, मेंस में भी स्ट्रेंथ रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट कोर्स सब्जेक्ट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री अगेन इज अ वास्ट सब्जेक्ट and many students they prefer NCERT, some go for Bipin Chandra. What sources you followed? Sir, for history I started with NCERTs and then I read Spectrum also, but as I said मैं vernacular language में पहले पढ़ा हूँ, तो मैंने जब ये सब किताबें पढ़ना स्टार्ट की तो मैंने मीडियम चेंज किया था, तो मुझे एसेंस पता नहीं चल रहा था, तो आई यूज्ड टू मग अप। मेरे को हिस्ट्री भी मग अप करनी पड़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो सिर दर्द है। तो उसके बाद ऐसा हुआ ना कि जब कोचिंग किया तो यू कैन जो हिस्ट्री भी स्टोरी की तरह पढ़ाते हैं, तो उससे बहुत इजी लगने लगा है, तो फ्लो बन गया। और उसके बाद तो हिस्ट्री तो मैं बहुत पढ़ता था, एंशिएंट हिस्ट्री तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था। तो यही है कि उसको ईजी कैसे बनाए, तो हिस्ट्री के लिए यही पहले एनसीईआरटी स्टार्ट की, फिर स्पेक्ट्रम, बट अल्टीमेटली आई वेंट फॉर क्लास नोट्स, क्योंकि एक जगह कंपाइल्ड सोर्स रहता है, सो दैट बिकम्स इजी। And the next is environment and ecology. Again, the new area, something which keep on changing. Current affairs, lot of integration. सर दो सब्जेक्ट थे, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट। उसी के लिए मैंने सोचा था कि ये मेरे से सेल्फ स्टडी नहीं होगा, क्योंकि बहुत वास्ट थे और थोड़ा टेक्निकल मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था, ऐसा वर्ड्स भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ते थे। तो ये दोनों जो मेरे प्रॉब्लम्स थे उनको स्ट्रेंथ बनाने में नेक्स्ट आइज का ही हाथ है। और AP सिंह सर की नोट्स के अलावा मैंने कुछ नहीं किया एनवायरनमेंट में। आई यूज्ड टू फॉलो हिज नोट्स, बहुत रिलीजियसली मैंने पढ़े उनके नोट्स, उनको बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। एंड इवन फॉर प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम था उसमें किसी और का नहीं देखूँ तो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट का तो पक्का देखता था, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंट मेरे को फील करवाते थे सर कि दैट बहुत एकदम स्पेसिफिक नॉलेज लेके आते थे और बहुत ईजी वे में। आपने करंट अफेयर्स की बात की, मैनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कितना टाइम देना चाहिए, सो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स? सर मेरा न्यूज़पेपर में ऐसा रहता था कि आई कुड नॉट मैनेज द कंसिस्टेंसी, तो मैं ऐसा करता था कि काफ़ी टाइम ऐसा होता, 2 दिन पढ़ा, फिर तीसरे दिन स्किप हो गया, चौथे दिन स्किप। तो मुझे लगा कि न्यूज़पेपर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने कंपाइलेशन स्टार्ट किए और वो मेरे लिए वर्क बेटर किया, क्योंकि मेरे को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड पूरा महीने का मिल जाता था। एंड करंट अफेयर्स इज सच दैट कि काफ़ी लोग इसको ना सेपरेट सब्जेक्ट बना देते हैं। मुझे पहले से ऐसा लगता था कि स्टैटिक और करंट इंटीग्रेटेड है, कि जो करंट में होगा वो कहीं ना कहीं तो उसका रूट होगा ही ना। जो करंट में है इट इज़ जस्ट डेवलपमेंट ऑन द बेस। जैसे साइंस टेक्नोलॉजी में भी जैसे ये GM मस्टर्ड आया तो उसका बेस GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में ही है, तो अगर बेस क्लियर है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और प्रीलिम्स में जैसे इसका रोल ज़्यादा रहता है करंट अफेयर्स में, तो आई यूज्ड टू मैनेज कि जो ईयरली कंपाइलेशन होते हैं उसमें भी स्टडी करने के लिए स्किप करना सीखना पड़ेगा, कि जो आपको आता है उसको बार रिपीट मत करो, जस्ट स्किप, और जो नया है उसको जस्ट एडअप करो। और इसमें टेस्ट भी दे देते हैं तो करंट अफेयर्स का ओवरऑल कंपाइल हो जाते हैं। गुड। एंड कमिंग टू द ऐसे पेपर, ऐसे इज अगेन मेजर स्कोरिंग एरिया और स्टूडेंट्स को काफ़ी वीक क्योंकि उन साल भर तो हम पढ़ते नहीं हैं ऐसे, तो ऐसे के लिए क्या आपने तैयारी की? सर ऐसे के लिए
दो कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगा कि ये वर्क करेंगे. फर्स्ट वाज कमांड ऑन लैंग्वेज, क्योंकि ऐसे डिमांड करता है कि यू राइट इन सच अ वे कि आपको भी पता चले और आपको जो आइडिया कन्वे करना है वो एग्जामिनर जान पाए. क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ तो कर लेते हैं बट जो आइडिया हमको पहुंचाना है वो पहुंचता नहीं है. तो जो लैंग्वेज है बहुत फ्लावरी की ज़रूरत नहीं है बट इट शुड बी सच कि सामने वाला समझ पाए और एग्जामिनर कैन गेट अटेंशन ऑफ दैट. और जो सेकंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्लो. फ्लो ऑफ द एसे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर फ्लो नहीं होगा तो बहुत हैपहज़ार्ड लगता है. तो ये दोनों थे और मेरा प्राइमरी सोर्स जो एसे के लिए था दैट वाज टॉपर्स कॉपीज, क्योंकि मुझे लगता था कि उसमें से जो वैल्यू एडिशन हो पा रहा था बिकॉज आई कुड कनेक्ट टू द मेंटल फ्रेमवर्क दे वर गोइंग थ्रू व्हाइल राइटिंग. सो दैट वर्क फॉर मी. So thank you, Smith. You have very well described how to prepare and how you have prepared. And if you want to give any tips or suggestions to the aspirants, then please share your experience in the form of tips or suggestions. I think sir tips तो यही देखूंगा. पहले बताना चाहूँगा कि do not feel inferior to anyone. Don't compare to anyone. आपका स्ट्रगल आपका है. यू आर इन टू डिफरेंट सिचुएशंस. हर एक का टेक्निक अलग होता है और इस एग्ज़ाम का ब्यूटी ऐसा होता है कि हर एक को चांस मिलता है. एंड सेकेंड इज़ ऑलवेज कीप योर माइंड पॉजिटिव, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल इसका फ्लो रहता है एग्ज़ाम का. अगर पॉजिटिव रखोगे तो स्ट्रगल कैन बी मेड वेरी जैसे एन्जॉयमेंट के तरीके से भी बना सकते हैं. सो दिस विल बी माई एडवाइस. एंड माई लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट नेक्स्ट IAS एंड हाउ क्लोजली यू फेल्ट विद द नेक्स्ट IAS? Sir, my GS foundation is because of Next IAS. Whatever I could, मेरा जो स्ट्रेंथ बना है वो नेक्स्ट IAS की वजह से. साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, और जो बेस्ट थिंग मेरे को लगती थी नेक्स्ट IAS में कि वो बहुत ओपन रहता था, कि इट वाज वेरी अप्रोचेबल, कि एवरीवन वाज अप्रोचेबल. ऐसा नहीं था कि देयर वाज नो ग्लास वॉल. सो दैट्स व्हाई आई ऐसा तो नहीं मेरे सामने कह रहे हो? नहीं सर, नहीं सर. ऑलवेज द टीचर्स वर वेरी कोऑपरेटिव सर. Thank you very much, and once again congratulations. Thank you so much, sir.